क्या होता है जब शिकारी खुद अपने बिछाए खौफनाक जाल में फंस जाता है। मंजली चाची ने अवनी की इज्जत लूटने की साजिश रची थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि अवनी के पीछे खड़ा शिवांश एक ऐसा शैतान है जिसने चाची को मौत से भी बदतर सजा दे दी। एक तीर से दो निशाने और पूरा चौहान परिवार हिल गया। अब आगे सफाई अभियान और नशे का असर। प्यारी अवनी, मैंने सफाई पूरी कर ली है। शिवांश सूर्यवंशी, जो सफ़ेद कपड़ों में था लेकिन अब धूल से सना हुआ था, हाथ में झाड़ू घसीटते हुए चुपचाप अवनी चौहान के पीछे प्रकट हुआ। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा और देखा कि तुम मेपल लीफ पवेलियन में नहीं थी, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ आ गया। अवनी चौहान के गोरे गालों पर लाली छा गई। उसकी आंखें धुंधली थीं और उसने शिवांश सूर्यवंशी को एक लालसा भरी नज़र से देखा। शिवांश का उत्साह बढ़ गया। क्या तुम अपना वादा निभाने और मुझे अपने पुरुष रखेल के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो? दवा काम कर रही थी। अवनी चौहान ने अपने शरीर के भीतर मची हलचल को दबाया और बहुत हैरानी से पूछा, तुमने एक दिन से भी कम समय में पूरा मेपल लीफ पवेलियन साफ कर दिया? शिवांश सूर्यवंशी की खूबसूरत तीखी आंखें मुस्कान के साथ अर्धचंद्र के आकार में सिकुड़ गईं। बिल्कुल। अवनी चौहान की आंख फड़क उठी। क्या तुम कोई महामानव हो? शिवांश सूर्यवंशी ने अपना सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, मैं तुम्हारा पुरुष रखेल हूं, कोई महामानव नहीं। अवनी चौहान ने अपना हाथ उठाया और अपनी कनपटी को ढका। मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है। ये कहते हुए उसका शरीर ढीला पड़ गया और वह पीछे की ओर गिर पड़ी। शिवांश सूर्यवंशी तुरंत आगे बढ़ा और उसने अवनी चौहान के शरीर को बिल्कुल सही तरीके से पकड़ लिया। उसकी तीखी आंखों में शक की एक झलक कौंधी। क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? या तुम नशे में हो? या शायद तुम बस धोखा देने की कोशिश कर रही हो? अवनी चौहान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना सिर शिवांश सूर्यवंशी के सीने पर टिका दिया। शिवांश का हाथ गलती से अवनी की कलाई को छू गया और उसने उसकी नाड़ी महसूस की। उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए और उसने अपनी आवाज़ धीमी करते हुए कहा, तुम्हें नशा दिया गया है। अवनी का दिमाग थोड़ा सुन्न था और वह बस उसकी ओर पलकें झपका सकती थी। शिवांश ने उसे उठने में मदद की और नंदिनी को विदा देते हुए कहा, महोदया, प्यारी अवनी नशे में है। मैं उसे आराम करने के लिए मेपल लीफ पवेलियन वापस ले जा रहा हूँ। नंदिनी ने बिना ज्यादा सोचे हामी भर दी। साजिश की निगरानी। माँ, बहुत बड़ी खुशखबरी, हम कामयाब हो गए। समर्थ चौहान खुशी से झूम उठा और उसने मंजली चाची की आस्तीन पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। अभी इतनी खुश मत हो, उस पुरुष रखेल को नशा नहीं दिया गया था। मंजली चाची के चेहरे के भाव बहुत अच्छे नहीं थे। हालांकि समर्थ चौहान ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और कहा, अरे माँ, चिंता मत कीजिए। मेपल लीफ पवेलियन में केवल 3 ही लोग हैं, अवनी चौहान, नंदिनी और वह खूबसूरत पुरुष रखेल। अगर अवनी को उस कामोत्तेजक दवा के असर से छुटकारा पाना है तो उसे उस पुरुष रखेल पर ही निर्भर रहना होगा। नहीं, तुम्हारी माँ को अभी भी थोड़ी चिंता है और वह खुद जाकर देखेगी। मंजली चाची उस दिशा में दौड़ पड़ी जिधर अवनी और शिवांश गए थे। वह उनका पीछा करते हुए मेपल लीफ पवेलियन तक गई और देखती रही जब शिवांश सूर्यवंशी ने अवनी चौहान को अपनी बाहों में उठाया और उसके शयन कक्ष में ले जाकर बिस्तर पर लिटा दिया। शिकारी का असली शिकार। हाँ, कोई आवाज़ क्यों नहीं आ रही है? मंजली चाची को कुछ गड़बड़ लगी और वह कुछ कदम और करीब जाने से खुद को रोक नहीं पाई। उसने अपना कान अवनी चौहान के शयन कक्ष के दरवाजे पर लगा दिया ताकि वह ध्यान से सुन सके। हाँ, मैं चाहता हूँ। प्यारी अवनी, मेरे कपड़े मत फाड़ो, मैं ये खुद कर सकता हूँ। फटने की आवाज़ के साथ कपड़े चीरकर तार तार कर दिए गए। प्यारी अवनी, पागलखाने में तुमसे मिलने के पहले ही दिन से मुझे तुमसे प्यार हो गया था और मैंने खुद को तुम्हें सौंपने का फैसला कर लिया था। आज रात मेरी पहली बार है और मैं इसे तुम्हें सौंप रहा हूँ। उफ, थोड़ा आराम से। कुछ देर बाद शयन कक्ष के अंदर से आखिरकार यह सब सुनाई दिया। ठीक जब मंजली चाची भावुक होकर यह सब सुन रही थी, अचानक उसने दरवाज़ा खुलने की चरमराती आवाज़ सुनी। फिर उसे अपने सिर के पीछे एक जोरदार प्रहार महसूस हुआ और वह बेहोश हो गई। अवनी चौहान ने अपने हाथ का लकड़ी का डंडा नीचे गिराया, अपने हाथ झाड़े, जमीन पर पड़ी मंजली चाची को नीचे देखा और उपहास करते हुए मुस्कुराए। कितनी बेवकूफ़ है। क्या उसका इरादा उस पर कामोत्तेजक दवा इस्तेमाल करने का था? शिवांश सूर्यवंशी की जहर उतारने वाली गोली सभी प्रकार के जहरों को बेअसर करने के लिए काफ़ी थी और वह घटिया कामोत्तेजक दवा उसके सामने कुछ भी नहीं थी। काश ये सच होता। पीछे से एक हल्की सी उदास आह सुनाई दी। अवनी चौहान ने अपना सिर घुमाया और शिवांश सूर्यवंशी को देखा। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, उसका सीना आधा खुला हुआ था और उसकी आंखों में निराशा और शिकायत साफ झलक रही थी। अवनी अपनी त्योरियां चढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाए और अत्यधिक निशब्द होकर बोली, तुम अभी भी इस झूठे नाटक को सच मानना चाहते हो? बिल्कुल, मैं चाहता हूँ। शिवांश सूर्यवंशी की बेहद खूबसूरत तीखी आंखें एक अजीब सी चमक के साथ झिलमिला उठीं और वह बोला, मैंने अभी प्यारी अवनी से जो एक एक शब्द कहा, वह मेरे दिल की गहराइयों से निकला था।
पागलखाने में तुमसे मिलने के पहले ही दिन से मुझे तुमसे प्यार हो गया था और मैंने अपना जीवन तुम्हें सौंपने का फैसला कर लिया था। दफा हो जाओ। अवनी चौहान गुर्राए। वह बदमाश। उन्होंने सिर्फ नाटक करने का फैसला किया था, लेकिन अभी कमरे में वह पागलों की तरह अपने कपड़े उतार रहा था और बेशर्मी से उससे रगड़ खा रहा था। अगर वह फुर्तीली न होती और उसे 2-4 लात न मारती तो शायद वह उसका फायदा उठा चुका होता। क्या तुम्हारी बाहों में आ जाऊं? उस चालाक आदमी ने मासूमियत से पलकें झपकाईं। अवनी चौहान। शिवांश सूर्यवंशी जैसे अजीब इंसान के साथ उलझने के लिए यकीनन पिछले 8 जन्मों में उसकी किस्मत बहुत खराब रही होगी। खैर, अभी उसे छोड़ो। शिकारी के लिए अपना ही जाल। अवनी चौहान नीचे बैठी अपनी आस्तीन से एक चीनी मिट्टी की शीशी निकाली, उसमें से एक चमकीली लाल गोली निकाली, मंजली चाची का मुंह खोला और उसे जबरदस्ती वह गोली निगलवा दी। ये न्यान कामोत्तेजक चूर्ण में ऐसा क्या खास है? उसका असर बहुत कमज़ोर है। मुझे तुम्हें सबसे बेहतरीन कामोत्तेजक दवा, क्विक गलपिल तेज कामुक गोली दिखाने दो। मैं गारंटी देती हूं कि तुम बिना थके 3 दिन और 3 रातों तक जोश में रहोगी और फिर भी और मांगोगी। शिवांश सूर्यवंशी के होठों पर एक शातिर मुस्कान छा गई और वह बोला, मैं उसके लिए कुछ आदमियों का इंतजाम करता हूं। कितने? अवनी चौहान ने थोड़ी हैरानी से पूछा। वह मंजली चाची को सजा देना चाहती थी, जो ठीक था, लेकिन एक ही समय में कई आदमियों से उसका सामूहिक बलात्कार करवाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये कुछ ज़्यादा ही कठोर था। तुम नहीं समझती है ना? मैं यह उसकी भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। शिवांश सूर्यवंशी की तीखी आंखें सिकुड़ गईं, जिनमें एक ठंडी चमक थी, लेकिन उसकी मुस्कान वैसी ही रही। यह मंजली चाची अपनी जवानी के चरम पर है और उसने क्विक गलपिल खाए है। अगर मैं उसकी अच्छी तरह से सेवा करने के लिए कुछ आदमियों को नहीं ढूंढता तो उसे अपनी गलती का एहसास नहीं होगा। एक तीर से 2 निशाने। शिवांश सूर्यवंशी ने मंजली चाची को कॉलर से पकड़ा, अपने पैर के अंगूठे से ज़मीन को हल्के से छुआ और रात के आसमान में छलांग लगा दी। 15 मिनट बाद वह खाली हाथ लौट आया। अवनी चौहान ने उत्सुकता से पूछा, तुमने उसे कहाँ छोड़ दिया? शिवांश सूर्यवंशी मासूमियत से मुस्कुराया, सोचने के बाद मुझे लगा कि कुछ आदमी अभी भी इस अकेली और कामुक चाची को संतुष्ट करने के लिए काफ़ी नहीं होंगे, इसलिए मैंने उसे शाही रक्षकों के सैन्य शिविर में फेंक दिया। वीर प्रताप सिंह और उसके पिता के सैन्य शिविर में। अवनी चौहान अविश्वास से आंखें फाड़े उसे घूरती रही। अगर सटीक शब्दों में कहूं तो एक सैन्य वेश्यालय में। शिवांश सूर्यवंशी ने अवनी चौहान को आंख मारी, हंसा और बोला, क्या तुम वीर प्रताप सिंह से नफरत नहीं करती थी? अब तुमने एक तीर से 2 निशाने साधे हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं बहुत चतुर हूं? अवनी चौहान एक पल के लिए सन्न रह गई और थोड़ी हैरानी से अपने सामने खड़े आदमी को घूरती रही। ऐसे काम करने के तरीके, ऐसी मानसिकता और ऐसी साधना के साथ इसकी पृष्ठभूमि आखिर क्या है? रक्षा मंत्री की पत्नी अचानक एक सैन्य वेश्या बन गई, जिसे हजारों लोग रौंदेंगे। रक्षा मंत्री के सिर पर यह कितनी बड़ी कालिक पोती गई है? इसके बारे में सोचना ही काफी दिलचस्प है। बहुत बढ़िया। अवनी चौहान ने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से शिवांश सूर्यवंशी का कंधा थपथपाया। शिवांश सूर्यवंशी ने बेशर्मी से झुककर कहा, इनाम में एक चुंबन कैसा रहेगा? अवनी चौहान की मुस्कान जम गई और उसने सूर्य देव की तरह खूबसूरत उस आकर्षक चेहरे को एक तरफ धकेल दिया। जहां तक तुम्हारी सोच जा सकती है, मुझसे उतनी ही दूर चले जाओ। समर्थ चौहान की बेचैनी हर पल बढ़ती जा रही थी। पूरी रात बीत चुकी थी और उसकी मां अभी तक वापस नहीं आई थी। इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि मेपल लीफ पवेलियन से अवनी चौहान और शिवांश सूर्यवंशी के किसी भी तरह के अनैतिक रिश्ते या अवनी की इज्जत लुटने की कोई खबर नहीं आई थी। आखिर चल क्या रहा है? मेरी माँ कहाँ है? अगली सुबह जब समर्थ चौहान ने देखा कि शिवांश सूर्यवंशी अवनी चौहान के ठीक पीछे पीछे चल रहा है और वे दोनों बिना किसी परेशानी या घबराहट के चौहान निवास के मुख्य द्वार से बाहर टहलने के लिए निकल रहे हैं, तो वह खुद को रोक नहीं पाया। वह समझ गया था कि नशा देने की उनकी योजना बुरी तरह विफल हो गई थी। चौहान निवास में हड़कंप। जल्दी करो, मेरी माँ गायब हो गई हैं। तुम्हें जाकर उन्हें ढूंढना ही होगा। समर्थ चौहान मानो पागल हो गया था। उसने मंजली चाची का पता लगाने के लिए अपने सभी नौकरों और पुरानी दासियों को काम पर लगा दिया। एक दिन बीता, फिर 2 दिन बीत गए, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार ये खबर रक्षा मंत्री तक पहुंची, जिससे हड़कंप मच गया। रक्षा मंत्री के आदेश पर चौहान परिवार की सभी ताकतों के साथ साथ दरबार में उनके द्वारा सालों से बनाए गए संपर्कों को भी मंजली चाची की तलाश में लगा दिया गया। तीसरे दिन की दोपहर को खजांची प्रबंधक दौड़ते हुए मुख्य कक्ष में आया और हाँफते हुए चिल्लाया, मालिक मालिक, मंजली मालकिन की खबर मिली है। कहाँ? मंजली चाची कांगफुरों टाइमाक्विस की हवेली से ताल्लुक रखती थीं, जो एक बहुत ही शक्तिशाली और असाधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि थी। रक्षा मंत्री उन्हें बहुत महत्व देते थे, इसलिए वे विशेष रूप से घबराए हुए थे। वह सिंह परिवार के शाही रक्षकों के खजांची बोलने में बुरी तरह झिझक रहा था।
कुछ बोलो, हकलाना बंद करो। रक्षा मंत्री अपना धैर्य खो रहे थे और उन्होंने खजांची पर चिल्लाते हुए कहा, क्या समर्थ की मां सिंह निवास में मेहमान बनकर गई हैं? अगर ऐसा है तो मैं अभी जाकर उन्हें वापस ले आऊंगा। खजांची ने शर्मिंदगी से अपना होंठ काटा, फिर एक भारी आह भरते हुए कहा, खुफिया जानकारी के अनुसार मंझली मालकिन सिंह निवास में नहीं है, बल्कि सिंह परिवार के शाही रक्षकों के उनके सैन्य शिविर में हैं। सैन्य शिविर का खौफनाक नज़ारा। सैन्य शिविर, उनके जैसी संभ्रांत औरत सैन्य शिविर में क्या कर रही होगी? रक्षा मंत्री के दिल में अचानक एक बहुत बुरा ख्याल आया। इन सब बातों को छोड़िए, चलिए पहले मां को ढूंढते हैं। समर्थ चौहान घबराया हुआ था और उसने रक्षा मंत्री से जल्दी चलने की जिद की। आधे घंटे बाद रक्षा मंत्री समर्थ चौहान और खजांची के साथ शाही रक्षकों के शिविर में पहुंच गए। यही वह जगह है। खजांची ने सामने एक तंबू की ओर इशारा किया, फिर से एक भारी आह भरी और शर्मिंदगी से अपना सिर नीचे झुका लिया। शिविर में बहुत हलचल थी और कई सैनिक लगातार आ जा रहे थे। इनमें से ज्यादातर सैनिकों की बाहें नंगी थीं, उनके चेहरों पर कामुकता छाई थी और उनकी आंखों में हवस भरी थी। वे सभी अपनी बारी के लिए बहुत उतावले लग रहे थे। तंबुओं से लगातार औरतों की चीखें और पुकारने की आवाज़ें आ रही थीं। लेकिन उन सभी के बीच एक विशेष रूप से मोहक आवाज़ थी और उसके कराहने की आवाज़ बहुत तेज थी। अच्छे भाई, मुझे दो, मुझे और दो। आह! समर्थ चौहान और रक्षा मंत्री इस आवाज़ से बेहद अच्छी तरह वाकिफ थे। यह मंझली चाची की आवाज़ थी, जो पिछले 2 दिनों से लापता थी। मंझली चाची की आवाज़ बहुत ही अनोखी थी, जिसमें एक आकर्षक और सुकून देने वाला गुण था जो इसे तुरंत पहचाने जाने लायक बनाता था। तभी अपना काम खत्म करके 2 सैनिक अपनी पैंट ऊपर खींचते हुए और अश्लील बातें बकते हुए उस वेश्यालय वाले तंबू से बाहर निकले। पहला सैनिक, ये औरत सच में कमाल की है। हालांकि उसकी उम्र थोड़ी ज्यादा है, लेकिन वह बहुत अच्छी तरह से मेंटेन है, खासकर उसकी आवाज़। वह जो आवाज़ निकालती है वह किसी मोहक फूल की तरह बहुत ही उत्तेजक है। दूसरा सैनिक, 2 दिन हो गए हैं और वह रुकी ही नहीं है। एक 30 साल की औरत की हवस सच में बहुत तेज होती है। हम दर्जनों भाइयों ने उसके साथ बारी बारी से मजा लिया, लेकिन वह बस और खुश होती जा रही है। पहला सैनिक, तस्क तस्क तस्क, क्या शानदार माल है, पता नहीं कहाँ से आई है। दूसरा सैनिक, कौन जाने, गॉर्डन ने कहा कि यह आधी रात को छत से गिरी थी। पहला सैनिक, हा, किस्मत की मेहरबानी। गुस्से में पागल होकर रक्षा मंत्री ने तुरंत अपनी कमर से लंबी तलवार निकाली, दहाड़ा और आगे बढ़ गया। एक तेज और जानलेवा वार के साथ उसने उन दोनों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। हर तरफ खून के छींटे उड़ गए और नज़ारा बेहद खौफनाक हो गया था। समर्थ चौहान की आंखें भी खून से लाल थीं, उसका दिमाग सुन्न था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। कमीने, मैं उस कुल्टा को जान से मार दूंगा। बेशर्म, निहायत ही बेशर्म। रक्षा मंत्री ने एक पागलों जैसी दहाड़ लगाए, अपनी खून से सनी तलवार लहराई और सैन्य वेश्यालय के तंबुओं में घुस गए। अपमान की आग में जलते हुए वह खून के प्यासे शैतान में बदल चुके थे। वह तंबू में दिखने वाले किसी भी नंगे आदमी को मार देते थे, मानो वे सभी वही दुष्ट हों जो उनकी पत्नी के साथ सोए थे। सैन्य वेश्यालय में तबाही। सैन्य वेश्यालय के अंदर चीखें गूंजने लगीं और हर तरफ खून बहने लगा। आदमी अपनी जान बचाने के लिए भागे, उन्हें कपड़े पहनने तक का समय नहीं मिला। वेश्याओं के हाथ जो भी कपड़ा लगा उसे पकड़कर अपने अंगों को ढका और चीखते हुए तंबुओं से बाहर भागने लगीं। पीले सफ़ेद शरीरों की एक भीड़ बाहर उमड़ पड़ी। समर्थ चौहान सन और गहरे सदमे में था। एक बिगड़े हुए रईसजादे के रूप में वह हमेशा गालियां बकता था और बात बात पर अपनी गंदी जबान का इस्तेमाल करता था। लेकिन अब बात सच में हाथ से बाहर हो गई थी। उसकी अपनी ही माँ का किसी ने, या यूं कहें कि लोगों के पूरे झुंड ने बारी बारी से इस्तेमाल किया था। कुल्टा, तुम कहाँ हो? बाहर निकलो यहाँ से। रक्षा मंत्री लगभग पागल हो चुके थे, अपनी तलवार लहराते हुए जो भी सामने आता उसे काट रहे थे। सैन्य वेश्यालय बहुत बड़ा था। वह बिल्कुल अंदर तक गए, तब जाकर उन्हें मंझली चाची मिली, जो बिस्तर पर लेटी थीं, करवटें बदल रही थीं और खुद को रोक नहीं पा रही थीं, अपना शरीर लगातार रज़ाई से रगड़ रही थीं। मत जाओ भाइयों, मुझे चाहिए, मंझली चाची ने शिकायत भरे स्वर में कहा। उनका गोरा शरीर गंदगी से पूरी तरह बेसुध था। एक खौफनाक अंत। माँ, जब समर्थ चौहान अंदर दौड़ा और यह नज़ारा देखा तो वह सन रह गया। नहीं, आप मेरी माँ नहीं हैं, आप मेरी माँ नहीं हैं। समर्थ चौहान अपना सिर पकड़कर पागलों की तरह चीखने लगा, उसका दिमाग फटने की कगार पर था। रक्षा मंत्री का पागलपन और भी आगे बढ़ गया, उनकी आंखें खून से लाल थीं और उन्होंने हवा में अपनी लंबी तलवार घुमाकर सीधे मंझली चाची की गर्दन पर दे मारी। ग्लग ग्लग, खून का फव्वारा छूटा, एक सिर कटकर नीचे लुढ़क गया और बाहर निकली हुई आंखों की एक जोड़ी सीधे अपने पति और बेटे को घूर रही थी। जब समर्थ चौहान ने अपने पिता द्वारा अपनी ही मां का सिर काटते हुए देखा तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गया।
वीर प्रताप सिंह से टकराव। क्या हुआ? सेनापति, मंत्री जी अचानक अंदर घुस आए और अंधाधुंध हत्या करने लगे। हमारे 1 दर्जन से ज्यादा भाई उनके हाथों मारे जा चुके हैं। कई सैन्य वेश्याएं भी थीं, वे सभी मर चुकी हैं। युवा सेनापति, क्या चौहान परिवार आपसे रिश्तेदारी में नहीं है? आखिर क्या हुआ? हमारे दर्जन भर भाई नाहक ही मारे गए। वीर प्रताप सिंह ने गहरी त्योरियां चढ़ाईं अपने सामने फैले इस खौफनाक मंजर को देखकर। अपने मातहत की रिपोर्ट सुनकर उसका सिर फटने वाला था। वह सैन्य वेश्यालय के अंदर गया। मंत्री जी, आपके कहने का क्या मतलब है? सिंह परिवार की सेना के तंबू में घुसकर निर्दोष लोगों की अंधाधुंध हत्या करना। वीर प्रताप सिंह, मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुमने मेरी पत्नी का अपहरण करके उसे अपने सैन्य शिविर में लाकर सैन्य वेश्या क्यों बना दिया? रक्षा मंत्री की आंखें खून से लाल थीं, गुस्से से उनकी छाती जोर जोर से ऊपर नीचे हो रही थी और तलवार पकड़े हुए उनका हाथ बेकाबू होकर कांप रहा था। इस इल्जाम का सामना करते हुए वीर प्रताप सिंह के चेहरे का रंग तुरंत बदल गया। मैं ऐसा काम कैसे कर सकता हूँ? मंत्री जी, कृपया मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाए। एक प्रथम श्रेणी के अधिकारी की पत्नी को सैन्य शिविर में सैन्य वेश्या बनने के लिए लाना, यह अपराध इतना बड़ा था कि वह इसे सह नहीं सकता था। झूठा इल्जाम? हमारे पास ये साबित करने के लिए गवाह और भौतिक सबूत दोनों हैं। क्या तुम अभी भी इससे इनकार करना चाहते हो? मैं, वीर प्रताप सिंह निशब्द रह गया। राजधानी की सबसे बड़ी गपशप। वसंत की धूप खिली हुई है, मीलों तक गर्म हवा बह रही है और हरा भरा आंगन जीवन के सार से नहाया हुआ है। अवनी चौहान मुलायम कुर्सी पर पीछे की ओर झुककर मजे से धूप सेंक रही थी, जबकि शिवांश सूर्यवंशी उसे फलों की शराब परोस रहा था। मैंने सुना है कि मंजली चाची ने रक्षा मंत्री को धोखा दिया और उन्हीं के हाथों मारी गई। शिवांश सूर्यवंशी शराब डालते हुए रुका, उसकी तीखी आंखों में एक अजीब सी चमक कौंधी। उसे मार डाला? हाँ, मंजली चाची रक्षा मंत्री के सैन्य वेश्यालय शिविर में पाई गई थी। रक्षा मंत्री ने उससे बार बार पूछताछ की। वीर प्रताप सिंह बीच में फंस गया है और दोनों पक्षों के साथ उसके रिश्ते बेहद खराब हो गए हैं। शाही राजधानी ने लंबे समय से इतना चौंकाने वाला कांड नहीं देखा था। अवनी चौहान ने गपशप वाले अंदाज में उत्साह से पूरे नज़ारे का वर्णन किया। उसने शराब परोसने वाले शिवांश सूर्यवंशी की ओर अपनी नज़रें घुमाईं और पूछा, तुम्हें क्या लगता है? मैं और क्या कह सकता हूँ? वे इसी लायक थे। शिवांश सूर्यवंशी बहुत अच्छे मिजाज में लग रहा था और उसने बहुत ही फुर्सत से एक छोटी सी धुन भी गुनगुनाई। अब दोनों परिवारों के बीच रिश्ते इतने खराब हो गए हैं कि मुझे डर है कि वीर प्रताप सिंह के साथ मेरी सगाई खतरे में पड़ गई है। सच में, ये तो बहुत बढ़िया है। शिवांश सूर्यवंशी शराब का जग पकड़े हुए बहुत उत्साहित लग रहा था, उसकी आंखें एक मनमोहक रोशनी से चमक रही थीं। सगाई तोड़ दो, सगाई तोड़ दो, जल्दी करो। प्यारी अवनी का उस कमीने से अब कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। अवनी चौहान के होठों पर एक न दिखाई देने वाली मुस्कान छा गई। मुझे भी यही उम्मीद है। कल उसने वादा किया था कि वह उसे वीर प्रताप सिंह से शादी करने से रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा और उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी अपना वादा निभाएगा। जो कहा वो किया, अपना वादा निभाया। यही शिवांश सूर्यवंशी का अंदाज था। 3000 चांदी के सिक्कों का उपहार। तुम्हारे पास पहले से ही 5वें स्तर की फ्रेंजी की हुई है। मैंने तुम्हारे लिए एक प्राण पोषण औषधि की एक शीशी बनाई है। हर दिन इसे निखारने के लिए एक गोली लो, ये तुम्हें छठे नाड़ी बिंदु तक पहुंचने में बहुत मदद करेगी। शिवांश सूर्यवंशी ने एक बिल्कुल नई सफ़ेद जैड की शीशी थमाते हुए बात बदल दी। प्राण पोषण औषधि? अवनी चौहान भावुक हो गई। एक कीमती औषधि जो चौथे से छठे स्तर की फ्रेंजी क्यूई वालों के लिए उपयुक्त है। औषधि खजाना मंडप से एक प्राण पोषण औषधि 300 चांदी के सिक्कों में बिक सकती है, जो एक प्राणवर्धक औषधि की कीमत से 3 गुना ज्यादा है। दूसरे शब्दों में, शिवांश सूर्यवंशी ने उसे जो दवा की शीशी दी थी, उसकी कीमत 3000 चांदी के सिक्के थी। चौहान परिवार की हवेली में उसका मासिक वेतन केवल 10 चांदी के सिक्के था। यह मत सोचिए कि चांदी के सिक्के सस्ते होते हैं। 10 चांदी के सिक्के एक खाते पीते परिवार के लिए 3 महीने तक आराम से जीवन बिताने के लिए काफ़ी होते हैं। पैसों के बारे में बात करने से भावनाओं को ठेस पहुंचती है। शिवांश सूर्यवंशी मुस्कुराया, उसकी मुस्कान बेहद आकर्षक थी। मैं तुम्हारा पुरुष रखेल हूँ, तुम्हारी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। मेरे पास कोई खास हुनर नहीं है, मैं बस तुम्हारे लिए टॉफ़ी कैंडी की तरह खाने के लिए कुछ औषधियाँ ला सकता हूँ ताकि तुम्हें कुछ अच्छा खिला सकूँ। अवनी चौहान पसीने से तरबतर हो गई। कैंडी जैसी दवा के लिए 3000 चांदी के सिक्के? उसका मुंह कितना कीमती है। क्या सच में इतना खर्चीला होना ज़रूरी है? ये शैतान कितना पाखंडी है। वह बस यही चाहता है कि वह उसकी तारीफ करे। और ये मेरे पास कोई खास हुनर नहीं है वाली बकवास क्या है? अगर वह नाकाबिल है तो दुनिया के सभी आदमी बेकार और नाकारा हैं। तुम सबसे बेहतरीन पुरुष रखेल हो, पूरे पंचतत्व महाद्वीप में नंबर 1। जैसा कि कहावत है, जो किसी का पैसा लेता है वह उसका हुक्म मानने के लिए बाध्य होता है। ही
शिवांश सूर्यवंशी काफी खुश लग रहा था। अदृश्य ड्रैगन का राज। अवनी चौहान को लगा कि वह अभी भी उसूलों वाली एक लड़की है, इसलिए उसने पूछा, क्या मैं कुंवर सूर्यवंशी के लिए कुछ कर सकती हूँ? शिवांश सूर्यवंशी ने अपनी तीखी आंखें सिकुड़ी, उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। क्या तुम मुझे वह पालतू जानवर दिखा सकती हो जिसके साथ तुमने अभी अभी अनुबंध किया है? अवनी चौहान हैरान रह गई, तुम्हें कैसे पता चला? दिव्य ड्रैगन अदृश्य हो सकता है, सामान्य परिस्थितियों में उसके अलावा कोई और उसे नहीं देख सकता। शिवांश सूर्यवंशी की गहरी आंखें सिकुड़ गईं और उसने अपनी आवाज़ धीमी करते हुए कहा, तुम्हारे दाहिने कंधे से एक बेहद उत्सुक, बेहद भूखी नज़र मेरी तरफ आ रही है। मेरी अंतरात्मा कह रही है कि वहाँ कुछ है, कोई जीवित प्राणी जो सच में मेरे द्वारा बनाई गई औषधियों को खाना चाहता है। शेंजी ड्रैगन की भूख। अवनी चौहान पूरी तरह से बेबस थी। उसने अपना सिर घुमाया और अपने दाहिने कंधे को देखा। वाकई, उसका छोटा ड्रैगन बच्चा अपनी दो भीगी आंखें झपका रहा था। शिवांश सूर्यवंशी को लालसा भरी नज़र से देख रहा था, फुफकार रहा था और लार टपका रहा था। क्या तुम थोड़े और समझदार नहीं हो सकते? अवनी चौहान ने धीरे से आह भरी। शिवांश सूर्यवंशी द्वारा दी गई 10 प्राण पोषण औषधियों में से आधी ली और उन्हें छोटे ड्रैगन को थमाते हुए कहा, ये लो तुम्हारा खाना। क्रंच क्रंच गड़गड़। छोटे ड्रैगन ने गोलियों को निगल लिया और पलक झपकते ही उन्हें खत्म कर दिया। उसके शरीर पर एक हल्की आध्यात्मिक रोशनी दिखाई दी और उसका अदृश्य होने का प्रभाव खत्म हो गया। वह कुंडलित होकर बैठ गया और उन 5 औषधियों में मौजूद समृद्ध पोषक तत्वों को सोखने और निखारने पर ध्यान केंद्रित करने लगा। शिवांश की हैरानी और ड्रैगन वंश का रहस्य। सांप। शिवांश सूर्यवंशी की आंखें चमक उठीं और उसने उत्साह से कहा, नहीं, यह एक ड्रैगन है। इसमें एक प्राचीन सच्चे ड्रैगन की रक्तरेखा है। अवनी चौहान मुस्कुराई और बोली, हाँ, इसका नाम शेंजी है और यह मेरा नया अनुबंधित पालतू जानवर है। ये बहुत प्यारा और संस्कारी है, लेकिन थोड़ा लालची है। शिवांश सूर्यवंशी ने समझते हुए कहा, यह अदृश्य हो सकता है और इसमें प्राचीन रक्त है। यकीनन इसी ने समर्थ चौहान के स्नो मास्टिफ को वश में करने में तुम्हारी मदद की थी। हाँ, यह अभी भी बहुत कमज़ोर है। प्यारी अवनी, तुम्हें इसकी अच्छी तरह से रक्षा करनी चाहिए। शिवांश सूर्यवंशी दिव्य ड्रैगन से बहुत उम्मीदें लगाए हुए था। भविष्य में जब ये बड़ा हो जाएगा तो यकीनन तुम्हें इससे बहुत फ़ायदा होगा। मुझे सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी मालकिन की रक्षा करूंगा। शेंजी ड्रैगन ने जल्दी से 5 प्राण पोषण औषधियों को निखार लिया और शिवांश सूर्यवंशी की बातों का विरोध किया। विरोध के बावजूद छोटे ड्रैगन को अपने सामने खड़ा वह बेहद खूबसूरत आदमी बुरा नहीं लगा। तुम्हारे द्वारा बनाई गई औषधियाँ बहुत स्वादिष्ट हैं, धन्यवाद। शिवांश सूर्यवंशी मुस्कुराया और उसके सामने दुनिया की चमक फीकी पड़ गई। कोई बात नहीं, ड्रैगन वंश के साथ दोस्ती करना मेरे लिए सम्मान की बात है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह महिला है जिस पर उसने नज़रें गड़ाई हैं। प्यारी अवनी असाधारण है, वह आसानी से कुख्यात रूप से घमंडी ड्रैगन जाति को भी वश में कर सकती है। उसका एक चाचा था जो महाद्वीप के शीर्ष 10 सबसे मजबूत लोगों में से एक था। उसने एक बार बिजली थंडर ड्रैगन को वश में करने की कोशिश की थी, लेकिन दुर्भाग्य से वह अपाहिज हो गया और कभी ठीक नहीं हो पाया। उसने अपनी बाकी की जिंदगी व्हीलचेयर पर बिता दी। ड्रैगन का खुलासा और अवनी की शर्म। अगर मेरी मालकिन तुम्हें पसंद करती है तो मैं भी तुम्हें पसंद करूंगा। शेंजी ड्रैगन ने बाहर झांका और पलकें झपकाईं, आज से हम दोस्त हैं। छोटे शैतान, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? अवनी चौहान ने झुंझलाते हुए कहा, मैं कुछ भी बना चढ़ाकर नहीं कह रहा हूँ। छोटा ड्रैगन दुखी लग रहा था। सुंदर मालकिन, हमने जो अनुबंध किया है उसमें ये शर्त है कि हम जीवन में एक साथ मौजूद हैं और अपनी आत्माओं को साझा करते हैं। मैं आपकी सभी भावनाओं को महसूस कर सकता हूं और आप मेरी सभी आत्मा की तरंगों को महसूस कर सकती हैं। आपकी आत्मा की प्रतिक्रिया के अनुसार ये सच है कि आपके मन में शिवांश सूर्यवंशी के लिए भावनाएं हैं। अवनी चौहान के दिमाग में खलबली मच गई। हे भगवान, ये छोटा ड्रैगन तो गद्दार है, एक नंबर का गद्दार। क्या वह कोई राज रख सकती है? अपने अनुबंधित जानवर के रूप में ऐसे बेकार साथी के साथ क्या वह कभी सुकून से रह सकती है? प्यारी अवनी, शिवांश सूर्यवंशी ने अपनी ठुड्डी सहलाई। उसकी तीखी आंखें अनगिनत तारों की तरह चमक रही थीं और उसके होठों पर एक चकाचौंध कर देने वाली मुस्कान छा गई। मैं बहुत खुश हूँ। तो ये पता चला कि यह सब केवल उसकी ओर से एक तरफा प्यार नहीं था। इतने जोश से पीछा करने, उसे खुश करने की इतनी हताश कोशिश करने, इतनी चौकस सेवा करने और पूरी आज्ञाकारिता और कड़ी मेहनत के बाद अंततः उसे कुछ प्रतिक्रिया मिली थी। ये सब इसके लायक था, इसमें उसका कोई घाटा नहीं हुआ। अवनी चौहान शर्मा गई। उसने अपने पूरे जीवन में, अपने पिछले जीवन से लेकर इस जीवन तक, कभी प्यार नहीं किया था और न ही वह कभी इस तरह शर्माई थी। आज ऐसा पहली बार हुआ था जब उसने ये सब अनुभव किया था। यह कोई अजीब बात नहीं है कि एक आदमी और एक औरत जो कई महीनों से साथ हैं, उनके बीच भावनाएं विकसित हो जाएं।
वह नहीं जानती थी कि वह ये बात शिवांश सूर्यवंशी को समझा रही थी या खुद को। 21वीं सदी में प्राथमिक विद्यालय के बच्चे भी डेटिंग करने लगे हैं। राजकुमारी की दावत का निमंत्रण। क्या छोटी मालकिन यहाँ हैं? महारानी साहिबा ने राजकुमारी सुहानी की जन्मदिन की दावत का निमंत्रण भेजा है। मेपल लीफ पवेलियन के बाहर से प्रबंधक नान की आवाज़ गूंजी। अंदर आइए चाचा नान। अवनी चौहान ने राहत की सांस ली। अभी जो अजीब और असहज माहौल था वह उसके लिए सच में बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। शुक्र है कि चाचा नान सही समय पर आ गए, जिससे उसे शिवांश सूर्यवंशी की जलती हुई नज़रों से बचने का मौका मिल गया। छोटी मालकिन, ये निमंत्रण पत्र है। चाचा नान ने आगे बढ़कर दोनों हाथों से इसे पेश किया। छोटी मालकिन, इस समय हमारे चौहान वंश का सिंह परिवार के साथ रिश्ता बहुत तनावपूर्ण है और सेनापति वीर को राजकुमारी सुहानी से लगाव है। क्या आप सच में वहां जा रही हैं? चाचा नान थोड़ी चिंता के साथ पूछने से खुद को रोक नहीं पाए। बिल्कुल जाऊंगी। अवनी चौहान थोड़ी मुस्कुराए और फिर बोली, चूंकि यह महारानी साहिबा का आदेश है तो इसकी अवहेलना न करने का कोई कारण नहीं है। इतने बेहतरीन मौके के साथ यकीनन कोई न कोई तमाशा देखने को जरूर मिलेगा। सादगी भरा श्रृंगार। प्यारी अवनी, तुम इस सुनहरे रेशमी चोगे को पहनने से मना कर रही हो, ये कहकर कि यह भड़कीला है। तुम लाल मूंगे की बालियों को पहनने से मना कर रही हो, ये कहकर कि वे दिखावटी हैं। और तो और तुम नीलम और नीलकंठ के पंखों वाला ये हेयरपिन भी। माँ, वे सभी चीज़ें सम्राट द्वारा दी गई थीं। अगर मैं उन्हें दावत में पहनूंगी तो क्या यह इस बात को स्वीकार करने जैसा नहीं होगा कि मैं शाही फरमान को मानने और वीर प्रताप सिंह से शादी करने के लिए तैयार हूँ? ये राजकुमारी सुहानी की जन्मदिन की दावत है। राजकुमारी और वीर प्रताप सिंह के बीच एक अजीब सा रिश्ता है। क्या मैं वहां जन्मदिन की शुभकामनाएं देने जा रही हूं या अपनी नाराजगी जताने? अवनी चौहान उठी और उसने लापरवाही से कपड़ों के रैक से एक चांद जैसी सफ़ेद सादी पोशाक निकाल ली। उस कट पर स्याही वाले बांस और ऑर्किड उकेरे गए थे जो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छी है। उसने कपड़े पहने, श्रृंगारदान के सामने बैठी, अपने बालों का एक साधारण सा जूड़ा बनाया, उसे सफ़ेद रिबन से बांधा, मोतियों की बालियों की एक जोड़ी पहनी और कोई मेकअप नहीं किया। ठीक है, अब हम निकल सकते हैं। नंदिनी ने धीरे से आह भरी, अपनी बेटी की दूर जाती आकृति को बेबसी की भावना के साथ देखा और कुंवर सूर्यवंशी को निर्देश दिया, कुंवर सूर्यवंशी, कृपया मेरे लिए प्यारी अवनी का अच्छे से ख्याल रखना। ये बच्ची दिन ब दिन और मनमानी करती जा रही है। चिंता मत कीजिए महोदया, यह मुझ पर छोड़ दीजिए। शिवांश सूर्यवंशी ने खुशी खुशी हामी भरी। प्यारी अवनी मनमानी नहीं कर रही है, वह खुले विचारों वाली है और एक बेफिक्र जीवन जीती है। वैसे भी अवनी को इस शादी की जितनी कम परवाह होगी वह उतना ही खुश होगा। शाही बगीचे में गपशप और ताने। चौहान निवास के प्रवेश द्वार पर बग्घी में चढ़ने के बाद वे महल की ओर चल पड़े और आधे घंटे बाद वहां पहुंच गए। राजकुमारी की जन्मदिन की दावत महल के सबसे बड़े शाही बगीचे में आयोजित की गई थी। दावत की मेज़बानी खुद महारानी कर रही थी और ज़्यादातर मेहमान कुलीन परिवारों के युवा पुरुष और महिलाएं थे। जब अवनी चौहान पहुंची तो शाही बगीचा पहले से ही विशिष्ट मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था। राजकुमारी सुहानी के कथित प्रेमी की मंगेतर होने के नाते उसके आते ही अनगिनत नज़रें तुरंत उसकी ओर खींच गईं। क्या यह अवनी चौहान है, वही पागल औरत? वह देखने में बुरी नहीं है, लेकिन उसकी साधना का स्तर बहुत खराब है। वह केवल पहले स्तर की फ्रेंजी क्यूई पर है। वह भला सेनापति वीर के लायक कैसे हो सकती है? ये कहने वाली कोई और नहीं बल्कि खुद राजकुमारी सुहानी थी, जिसके जन्मदिन की दावत थी। राजकुमारी बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे लगता है कि अवनी चौहान बस एक सुंदर चेहरा है। मानवी चौहान ने भी बीच में बोलते हुए कहा, जिसे दावत में आमंत्रित किया गया था। राजकुमारी सुहानी ने हल्के से उपहास किया, उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी और उसने कहा, शांति से अलग हो जाना ही बेहतर है। इतनी जिद क्यों पकड़ रखी है? युवा सेनापति वीर सच में दयनीय हैं, जो ऐसी पागल औरत के जाल में फंसे हुए हैं। मानवी चौहान को अवनी चौहान से सख्त नफरत थी। अवनी चौहान ने उसके भाई का पैर तोड़ दिया था और उसकी मां की मौत का कारण बनी थी। अब जब राजकुमारी सुहानी उसके पक्ष में थी तो वह खुशी से झूम उठी और तुरंत आग में घी डालते हुए बोली, वह अवनी चौहान सच में एक कचरा है। वह ऊर्जा इकट्ठा नहीं कर सकती या साधना नहीं कर सकती। सेनापति वीर बहादुर, अद्वितीय और एक युवा प्रतिभाशाली इंसान हैं। भला वे एक नाकारा लड़की को अपनी पत्नी कैसे बना सकते हैं? मानवी चौहान की घटिया चाल। राजकुमारी सुहानी की आंखें गहरी हो गईं और उसने अपनी आवाज़ धीमी करते हुए कहा, इसे सबके सामने शर्मिंदा करने का कोई तरीका सोचो। मानवी चौहान की आंखों में नफरत की एक चमक कौंधी और वह बोली, राजकुमारी आप निश्चिंत रहें। वह हाल ही में तीसरे स्तर की फ्रेंसी क्यूई से चौथे स्तर की फ्रेंसी क्यूई में आगे बढ़ी थी और उसका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। मानवी चौहान का मानना था कि पागलखाने में अवनी चौहान के हाथों उसकी पिटाई महज एक इत्तेफाक थी। इस बार सफलतापूर्वक चौथे स्तर पर पहुंचने के बाद वह दोबारा विफल नहीं होगी।
वह आगे बढ़ी और जैसे ही वह अवनी चौहान के पास से गुजरी उसने मायावी कदम तकनीक का इस्तेमाल किया जिससे उसके पैर हवा की गति से चलने लगे। उसने अपना बायां पैर आगे बढ़ाया ताकि वह अवनी चौहान को गिरा सके। अवनी चौहान ने पलक भी नहीं झपकाए। उसकी आस्तीन से 2 चांदी की सुइयां उड़कर निकलीं और मानवी चौहान के बाएं और दाएं पैरों के जुसानली नाड़ी बिंदुओं पर जा लगीं। शिकारी खुद जाल में फंसी। मानवी चौहान को महसूस हुआ कि उसके घुटने मुड़ रहे हैं और उनमें भयंकर दर्द हो रहा है और वह अनजाने में ही घुटनों के बल गिर पड़ी। अरे बाप रे, चौथी बहन, तुम ये क्या कर रही हो? तुम इतना झुककर अभिवादन क्यों कर रही हो? अवनी चौहान ने अपना पतला हाथ बढ़ाकर अपना मुंह ढका, जानबूझकर हैरानी का नाटक करते हुए कहा, उठो उठो, हम एक ही पीढ़ी के हैं, तुम्हें घुटने टेकने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे सामने घुटने किसने टेके? तुमने ही मुझ पर कोई गुप्त अस्त्र इस्तेमाल किया है। मानवी चौहान इस बात से आग बबूला थी कि उसकी चाल उसी पर भारी पड़ गई। उसने एक हाथ का सहारा लेकर खड़े होने की कोशिश की, लेकिन उसकी पिंडली के जुसानली बिंदु पर बहुत दर्द हो रहा था। वह अपना घुटना आधा ही उठा पाई थी कि धम्म से फिर घुटनों के बल गिर पड़ी। छिपे हुए हथियार? कैसे हथियार? अवनी चौहान ने ऐसा मुंह बनाया जैसे वह दुनिया की सबसे बेचारी और पीड़ित इंसान हो और बोली, चौथी बहन, तुम्हें किसी निर्दोष इंसान पर झूठा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। तुमने मुझ पर चांदी की सुइयों का इस्तेमाल किया। मानवी चौहान ने अपनी पिंडली पर हाथ फेरा और उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। हाँ, चांदी की सुइयां कहाँ गईं? हताशा के एक पल में मानवी चौहान ने सबके सामने अपनी स्कर्ट उठा दी, जिससे उसकी गोरी जैद जैसी पिंडलियों के 2 हिस्से दिखने लगे। जुसानली नाड़ी बिंदु पर 2 बहुत छोटे लाल बिंदु थे, लेकिन चांदी की सुइयों का कोई नामोनिशान नहीं था। चौथी बहन, तुम ये क्या कर रही हो? इतने सारे कुलीन युवा तुम्हें देख रहे हैं। ये बहुत ही अशोभनीय है। अवनी चौहान थोड़ी मुस्कुराए और धीरे से हंसी। मानवी चौहान शर्म से लाल हो गई और बहुत झेप गई। उसने जल्दी से अपने पैरों को ढकने के लिए अपनी स्कर्ट नीचे खींच ली। 13 भूतिया सुइयां और असली ताकत। अवनी चौहान की खूबसूरत आंखें थोड़ी गहरी हो गईं। साधना का अंतर? मानवी चौहान के पास चौथे स्तर की फ्रेंजी की हुई है, जबकि उसके खुद के पास 5वें स्तर की है, लेकिन वह जबरदस्ती इसे दबाकर रखती है और केवल पहला स्तर ही दिखाती है। अगर वह अभी मानवी चौहान से सीधे भिड़ जाती तो यकीनन उसकी साधना का असली स्तर सबके सामने आ जाता। रहस्यमयी तकनीक। देहांतरण से पहले 21वीं सदी में 13 भूतिया नाम की एक मार्शल आर्ट थी, जिसमें पारंपरिक चिकित्सा और एक्यूपंक्चर के असाधारण उस्तादों को महारत हासिल थी। असर? भूतिया सुइयां पलक झपकते ही विरोधी की नाड़ियों और बिंदुओं को सील कर सकती थीं, जिससे कुछ समय के लिए उस हिस्से में लकवा मार जाता था। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि भूतिया सुई को छोड़े जाने के बाद तुरंत वापस भी लिया जा सकता है। राजकुमारी से सीधा टकराव। मानवी चौहान को बेइज्जत होते देख राजकुमारी सुहानी इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी। वह तुरंत आगे आए। उसके चेहरे पर एक अलग और घमंडी भाव था और उसने धार्मिकता का दिखावा करते हुए कहा, तुमने मानवी को फंसाकर और उसे नीचा दिखाकर अपनी हद पार कर दी है। मैंने उसे फंसाया। राजकुमारी, आपको अपनी बातों को साबित करने के लिए सबूत की जरूरत होगी। सबूत? मैं एक राजकुमारी हूँ, मेरे शब्द ही सबूत हैं। राजकुमारी सुहानी के चेहरे पर घमंड था। उसका लहजा शांत था, लेकिन उसमें एक ऐसा अधिकार था जिसे नकारा नहीं जा सकता था। तुम्हारे जैसी औरत युवा सेनापति वीर के बिल्कुल भी लायक नहीं है। वह मेरे लायक नहीं है। अवनी चौहान ने रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, वीर प्रताप सिंह वह कचरा है जिसे मैं नहीं चाहती। अगर राजकुमारी उसे पसंद करती हैं तो वे उसे ले सकती हैं। चिंता मत कीजिए, मैं उसके लिए आपसे नहीं लड़ूंगी। इसी राजकुमारी सुहानी की वजह से इस शरीर की असली मालकिन को मौत के घाट उतार दिया गया था। क्या आप उम्मीद करते हैं कि वह दयालु, कोमल और सम्मानजनक होगी? सपने देखते रहो। अवनी चौहान और राजकुमारी सुहानी के बीच इस टकराव ने तुरंत दावत में मौजूद सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उच्च अधिकारियों के बेटों और राजकुमारियों तथा कुलीन परिवारों के उत्तराधिकारियों ने मुड़कर उनकी ओर देखा। इतने सारे लोगों को देखते हुए राजकुमारी सुहानी ने महसूस किया कि अब पासा पलटने का समय आ गया है। उसने अवनी चौहान को ऊपर से नीचे तक देखा, उस लड़की में कोई खामी ढूंढने की कोशिश की जो उससे 6 साल छोटी थी। राजकुमारी सुहानी पहले से ही 20 साल की थी। जब वह 17 साल की थी तो उसकी शादी तुहान राज्य के युवराज से कर दी गई थी। दुर्भाग्य से तुहान राज्य का युवराज बीमार रहता था और 2 साल से भी कम समय में उसकी मृत्यु हो गई, इसलिए वह एक विधवा के रूप में वापस आ गई थी। जब उसकी नज़र अवनी चौहान के दाहिने हाथ के सुनहरे कंगन पर पड़ी तो उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और वह बेहद हैरान रह गई। तुहान कंगन का रहस्य। तुहान कंगन। राजकुमारी सुहानी ने बिजली की गति से आगे बढ़कर अवनी चौहान की पतली दाहिनी कलाई पकड़ ली। तुम्हें तुहान कंगन कैसे मिला? ये तुहान शाही परिवार का एक अमूल्य खजाना है। सच बताओ, तुमने इसे कहाँ से चुराया? कलाई से एक तेज दर्द उठा। अवनी चौहान अपनी त्योरियां चढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाए।
राजकुमारी की साधना बहुत मजबूत थी, उसके पास 8वें स्तर की फ्रेंसी की हुई थी, जो वीर प्रताप सिंह से भी एक स्तर ऊपर थी। उसने अचानक हमला किया था, जिससे अवनी चौहान अचंभित रह गई। कैसा तुहान कंगन? राजकुमारी, मुझ पर इस तरह झूठा इल्जाम मत लगाए। अवनी चौहान भी आसानी से दबने वालों में से नहीं थी। वह तीखी आवाज में चिल्लाए, अपने जन्म के बाद से मैंने कभी अग्नि साम्राज्य की राजधानी नहीं छोड़ी है, तुहान राज्य जाना तो दूर की बात है। ये दिव्य यंत्र कंगन एक निशानी है जो मेरे पिता प्रताप चौहान ने मेरे लिए छोड़ी थी। जब शेंजी ड्रैगन सो रहा होता है तो वह एक सुनहरे कंगन का रूप ले लेता है, और जब वह जागता है तो वह एक छोटा सुनहरा सांप बनकर उसके कंधे पर बैठ जाता है। क्या मजाक है? राजकुमारी सुहानी की आवाज तीखी हो गई। तुहान कंगन शाही परिवार की एक निशानी है। जब मैं तुहान राज्य की युवरागी थी तब ये कंगन हमेशा मेरे दिवंगत पति पहना करते थे। आधुनिक विचारों से प्रभावित अवनी चौहान ने व्यंग्य करते हुए कहा, तुम्हारे बेतुके तर्कों पर मुझे हंसी आ रही है। उसने राजकुमारी की बातों का खंडन करते हुए कुछ सीधे तर्क दिए। तुहान कंगन शाही परिवार द्वारा सौंपी गई एक निशानी है। तुम्हारे अल्पायु पति की मृत्यु के बाद यह यकीनन नए युवराज को सौंप दिया गया होगा। यह मुझ जैसी अग्नि साम्राज्य की एक छोटी सी लड़की के हाथों में कैसे आ सकता है? अफवाहें और एक जाल। अल्पायु पति शब्द सुनकर राजकुमारी गुस्से से फट पड़ी। तुम्हारी मेरे दिवंगत पति का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? जीते जी उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, और मैं किसी को भी उनका अपमान करने की अनुमति नहीं दूंगी। ओहो, अवनी चौहान ने चिढ़ाते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि आपको पूर्व युवराज से इतना गहरा प्यार है। अगर ऐसा है तो आप हर बात पर मेरे लिए मुश्किलें क्यों खड़ी कर रही हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि, जैसा कि अफवाहें कहती हैं, आपका मेरे मंगेतर वीर प्रताप सिंह के साथ कोई चक्कर चल रहा है? राजकुमारी का चेहरा पीला पड़ गया। अवनी चौहान हंसी और बोली, राजकुमारी, आपके पति को मरे हुए केवल 1 ही साल हुआ है। अग्नि साम्राज्य और तुहान दोनों के रिवाजों के अनुसार आपको 3 साल का शोक मनाना चाहिए। तो फिर आपका और वीर प्रताप सिंह का क्या? बकवास। राजकुमारी कांप उठी। वह ठंडे पसीने से भीग गई। यह एक झूठा इल्जाम है। मैं वीर प्रताप सिंह को बिल्कुल पसंद नहीं करती, और हमारे बीच कभी कुछ नहीं हुआ। एक विधवा की इज्जत किसी भी चीज से ज्यादा मायने रखती है। मुझे आप पर विश्वास है, राजकुमारी। अवनी चौहान ने अपना रवैया बदला और गर्मजोशी से मुस्कुराए। राजकुमारी हैरान रह गई। अवनी चौहान की नज़रें राजकुमारी के ठीक पीछे की ओर गईं, और उसकी सुनहरी आंखों में एक विजयी संतुष्टि की झलक कौंधी। सेनापति वीर भी यकीनन राजकुमारी साहिबा पर विश्वास करेंगे। एक कड़वा सच और टूटा हुआ दिल। एक अशुभ आभास के साथ राजकुमारी सुहानी ने अपना सिर घुमाया। वीर प्रताप सिंह, जो एक राजसी चोगे में था, राजकुमारी के ठीक 5 कदम पीछे खड़ा था। उसका चेहरा उदास था, सिर थोड़ा झुका हुआ था, और होठों पर एक कड़वी मुस्कान थी। राजकुमारी सुहानी के पास कोई शब्द नहीं थे। मैं वीर प्रताप सिंह ने कड़वाहट से हंसते हुए झुककर अभिवादन किया और एक ठंडे भाव से कहा, राजकुमारी, मैं आपके लिए हमेशा जवान रहने, अनंत आशीर्वाद और एक लंबे व स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। राजकुमारी सुहानी बेहद शर्मिंदा थी। वीर, मैं तो बस। वीर प्रताप सिंह ने अपना सिर उठाया। उसकी गहरी आंखों में एक नीली चमक थी, जो राजकुमारी को टकटकी लगाए देख रही थी। उन आंखों में एक नाजुक सी उम्मीद थी। राजकुमारी सुहानी के मन में उथल पुथल मची थी। उसके होंठ हिले, लेकिन अंततः उसने बस एक भारी आह भरी और कुछ नहीं कहा। वीर प्रताप सिंह बेहद निराश था। अपना और अधिक अपमान न करते हुए उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने राजकुमारी के लिए लाया गया जन्मदिन का उपहार नीचे रखा और तुरंत मुड़कर वहां से चला गया। अवनी की चाल और दावत का सन्नाटा। शाही बगीचे में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। यह एक सोची समझी साजिश थी, एक नाटकीय प्रेम त्रिकोण। असली मंगेतर अवनी चौहान ने चुपचाप दूसरी औरत राजकुमारी सुहानी को रास्ते से हटा दिया था। अवनी चौहान मुस्कुराए। एक कहावत है, क्या थी वो? एक कुतिया और एक कुत्ता, स्वर्ग में बनी जोड़ी। आज से पहले उसका इरादा वीर प्रताप सिंह और राजकुमारी सुहानी को एक करने में मदद करने का था, लेकिन आज राजकुमारी का व्यवहार बेहद निराशाजनक था। उसने न केवल मानवी चौहान को उसे फंसाने के लिए उकसाया, बल्कि बेहद अशिष्टता से दिव्य यंत्र कंगन भी छीनने की कोशिश की, जिसने अवनी की बर्दाश्त की हद पार कर दी थी। अगर तुम क्रूर हो तो मैं भी दयालु नहीं बनूंगी। उसने ठान लिया था कि वह उस कुत्ते को उसके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देगी, और उस कुतिया को तो बिल्कुल भी ऐसे ही नहीं जाने देगी। क्या तुम अब संतुष्ट हो? 3 मिनट के सन्नाटे के बाद राजकुमारी सुहानी ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें खून से लाल थीं, और वह लगभग हत्यारी नजरों से अवनी चौहान को घूर रही थी। 14 साल की एक लड़की से मात खाने के बाद राजकुमारी को लगा कि उसने अपनी जिंदगी के पिछले 20 साल बर्बाद कर दिए हैं। कंगन की चोरी और खौफनाक सजा। वह तुहान कंगन मुझे दो। वीर प्रताप सिंह के प्यार की तुलना में राजकुमारी सुहानी यकीनन उस तुहान कंगन को ज्यादा अहमियत देती थी। अवनी चौहान ने अपनी दाहिनी कलाई हिलाई।
उसके दिमाग में आध्यात्मिक ऊर्जा की एक लहर दौड़ी। ये शेंजी ड्रैगन था और नींद से जगाए जाने के बाद वह बहुत नाखुश लग रहा था। अवनी चौहान ने तुरंत उस छोटे ड्रैगन को शांत करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया, उसे घबराने नहीं, शांत रहने और कंगन का रूप बनाए रखने का संकेत दिया। मुझे दो, चोर कहीं की। जब अवनी चौहान ड्रैगन को शांत कर रही थी, अचानक राजकुमारी के हाथ से एक नीले रंग का रेशमी धागा उड़कर निकला, जो हवा में ही अवनी के दिव्य कंगन के चारों ओर लिपट गया और उसे जबरदस्ती खींच लिया। हा हा हा, राजकुमारी सुहानी ने ठंडी हंसी हंसी नीले रेशमी धागे को वापस खींचा और दिव्य यंत्र कंगन अब उसके हाथ में था। टिप 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 टिप। राजकुमारी सुहानी, आपके हाथों से पानी की बूंदें क्यों टपक रही हैं? पानी? कैसा पानी? राजकुमारी सुहानी ने अपना सिर नीचे किया और उस दाहिने हाथ को देखा जिसमें दिव्य यंत्र कंगन था। तभी उसने ध्यान दिया कि सोने के बने उस सांप के आकार के कंगन की सतह से लगातार बारीक पारदर्शी पानी की बूंदें रिस रही थीं। अचानक दिव्य कंगन से और भी ज्यादा पानी निकलने लगा और वह अजीब पानी राजकुमारी के पूरे शरीर और चेहरे पर छलक गया। आह! राजकुमारी सुहानी के मुंह से एक दिल दहला देने वाली चीख निकल पड़ी। वह अजीब पानी उसके चेहरे और त्वचा पर छलकने के बाद तुरंत खौलने लगा। उसमें से काले बुलबुले निकलने लगे जो उसके मांस को गलाकर सड़ा रहे थे, जिससे उसकी त्वचा जलकर काली पड़ गई। ये स्थिति किसी भयानक आग से भी ज्यादा खौफनाक थी। बचाओ! बहुत दर्द हो रहा है, मैं मर रही हूँ। राजकुमारी सुहानी की चीखें तब तक गूंजती रहीं जब तक कि उसका गला नहीं बैठ गया। उसने तड़पते हुए उस खतरनाक दिव्य कंगन को दूर फेंक दिया। महल के नौकर और दासियां तुरंत आगे दौड़े और जमीन पर दर्द से तड़प रही राजकुमारी को उठा लिया। अफरा तफरी और कंगन का रहस्य। रक्षकों, राजकुमारी घायल हैं, जल्दी से शाही वैद्य को बुलाओ। वहां अफरा तफरी मच गई। अवनी चौहान ये देखकर सन्न रह गई कि राजकुमारी सुहानी इतनी बुरी तरह घायल हो गई थी। उसने दिव्य यंत्र कंगन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की थी और न ही उसने छोटे ड्रैगन को राजकुमारी को जहर देने का आदेश दिया था। तो फिर कंगन से इतनी भारी मात्रा में जहरीला पानी निकलने का क्या कारण था? अवनी चौहान की नज़र घास पर फेंके गए दिव्य कंगन पर पड़ी। पानी का छिड़काव रुक गया था और कंगन की सतह पूरी तरह से सूखी थी, जिस पर पानी की एक बूंद भी नहीं बची थी। छोटे ड्रैगन ने अभी तक अपना रूप नहीं बदला था। ये बहुत अजीब है। जो पानी बाहर निकला था उससे कम एक बाल्टी भर गई होगी और वह बिना पानी का कोई नामोनिशान छोड़े बस ऐसे ही रुक गया। महारानी साहिबा का प्रवेश और झूठे इल्जाम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी प्यारी बेटी को किसने घायल किया? तभी शाही बगीचे में एक गुस्से भरी आवाज गूंज उठी, जिससे हवा कांप उठी। महारानी साहिबा, आप आखिरकार आ ही गईं। यह अवनी चौहान है। अवनी चौहान ने तुहान राज्य का सबसे कीमती खजाना तुहान कंगन चुरा लिया और उसमें जहर भर दिया। राजकुमारी सुहानी ने इसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कंगन से निकले जहर ने उनका चेहरा जला दिया। मानवी चौहान जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और जैसे ही उसने महारानी को आते देखा, उसने तुरंत अपनी आवाज़ ऊंची की और जोर से चिल्लाते हुए सबसे पहले शिकायत की। अवनी चौहान, दुष्ट लड़की! महारानी साहिबा गुस्से से आग बबूला थीं, उनका चेहरा क्रोध से विकृत हो गया था। उनका बैंगनी सुनहरा फीनिक्स चोगा बिना हवा के फड़फड़ा रहा था और उनकी पतली भौहें कसकर सिकुड़ गई थीं। महारानी का केवल एक बेटा और एक बेटी थी। अब राजकुमारी सुहानी का चेहरा जहर से बिगड़ा हुआ देखकर महारानी के मन में हत्या करने की तीव्र इच्छा जाग उठी। अवनी चौहान बेफिक्र रही। महारानी जी, आप विश्वास करें या न करें, मैंने यह नहीं किया है। बकवास! अगर ये तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया? महारानी का चेहरा पीला पड़ गया था। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और घास में पड़े दिव्य कंगन की ओर इशारा करते हुए कहा, तुमने राजकुमारी की हत्या की साजिश रची, तुम्हारा अपराध मृत्युदंड के लायक है। अवनी चौहान थोड़ी नाराज थी। उसका चेहरा अंधकार में हो गया और उसकी खूबसूरत आंखों में एक खूंखार चमक कौंधी। राजकुमारी मेरे पिता की चीज चुराना चाहती थीं। इसमें उनकी खुद की गलती है। तुम, महारानी इतनी क्रोधित थीं कि वह लगभग बेहोश होने वाली थीं। इस दुष्ट औरत को गिरफ्तार करो। शिवांश सूर्यवंशी का आगमन और भयानक दबाव। अवनी चौहान की खूबसूरत आंखें मद्धम हो गईं और उसने तुरंत उस जगह की ओर 3 कदम बढ़ाए जहां दिव्य यंत्र कंगन गिरा था। उसने कंगन उठाया और उसे कसकर अपने हाथ में पकड़ लिया। देखते हैं कौन करीब आने की हिम्मत करता है। अवनी चौहान ने एक तीखी चीख निकाली, दिव्य यंत्र कंगन को कसकर पकड़ा और इसे रक्षकों की भीड़ की ओर तान दिया। रक्षक कंगन के जहर से राजकुमारी सुहानी के चेहरे के बिगड़ने के खौफनाक नज़ारे को याद करके डर गए और किसी ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। शिवांश सूर्यवंशी तुरंत अवनी चौहान के पीछे आ गया और उसकी हथेली से एक तेज लाल रोशनी निकली, जिसने पलक झपकते ही सबसे करीब के रक्षकों को दूर उछाल दिया। डरो मत प्यारी अवनी, मेरे यहाँ रहते हुए उनमें से कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शिवांश सूर्यवंशी की बेहद आकर्षक तीखी आंखें किसी ठंडे कुंड की तरह थीं और उसके शरीर से एक बेहद शक्तिशाली आभा और दबाव निकल रहा था, जिसने तुरंत आसपास की हवा को बदल दिया।
शिवांश सूर्यवंशी और अवनी चौहान के सबसे करीब मौजूद दर्जनों रक्षक उस दबाव को महसूस करके दर्द से तड़पने लगे। उनमें से आधे बेहोश हो गए जबकि बाकी आधे बेकाबू होकर उल्टियां करने लगे क्योंकि वे उस खौफनाक दबाव को सह नहीं सके। जिस पल महारानी की नज़रें शिवांश सूर्यवंशी से मिलीं, उन्होंने खुद को उन गहरी तीखी आंखों में पूरी तरह से घिरा हुआ महसूस किया। वह हिल भी नहीं पा रही थीं और उनके चेहरे से ठंडा पसीना बहने लगा। उनकी आत्मा की गहराइयों से खौफ का एक अनाम एहसास उठा। उन्होंने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। महारानी एक संत स्तर की उस्ताद हैं जो 9वें स्तर को पार कर चुकी हैं। जब तक विरोधी और भी अधिक खौफनाक स्तर पर न हो तब तक उनके लिए महारानी पर इतना शक्तिशाली दबाव डालना असंभव था। महारानी को पछतावा हो रहा था। अगर उन्हें पता होता कि अवनी चौहान के साथ इतना खौफनाक उस्ताद है तो वे इतनी जल्दबाजी में कदम नहीं उठाती। सम्राट पधार रहे हैं। तभी दूर से एक शाही दूत की ऊंची आवाज़ गूंजी। अवनी चौहान ने अपनी कोहनी से शिवांश सूर्यवंशी की कमर में हल्का सा प्रहार किया। शिवांश सूर्यवंशी तुरंत समझ गया और उसकी आंखों का रंग अथाह काले से वापस सामान्य हो गया। खौफनाक दबाव अचानक गायब हो गया और पसीने से लथपथ और भारी सांसें लेती महारानी ने राहत की सांस ली। सम्राट का क्रोध, ये सब क्या हो रहा है? सम्राट सूर्यप्रताप शाही बगीचे में पहुंचे और वहां मची अफरा-तफरी देखकर आग बबूला हो गए। राजकुमारी की जन्मदिन की दावत को ऐसे तमाशे में कैसे बदल दिया गया? यहाँ तक कि राजकुमारी सुहानी भी घायल हो गई है। हालांकि सम्राट सूर्यप्रताप पहले ही 38 वर्ष के हो चुके थे, लेकिन वे बहुत युवा और आकर्षक दिखते थे और उनका स्वभाव काफी सौम्य था। उन्होंने एक सुनहरा ड्रैगन चोगा पहना हुआ था जो भव्यता बिखेर रहा था। उनके बालों में एक सुनहरा कांटा बंधा था। सफ़ेद चौड़ी आस्तीन वाला भीतरी वस्त्र और दोनों कंधों पर नीले ड्रैगन पैटर्न वाला चोगा उन्हें बेहद राजसी बना रहा था। सम्राट सूर्यप्रताप ने अपनी कमर पर एक जैद की बांसुरी पहनी हुई थी जो शाही हरे रंग के कांच से बनी थी। उस बांसुरी की सामग्री और डिज़ाइन बिल्कुल उसी जैड फीनिक्स हेयरपिन के समान थी जो शाही पटरानी ने अवनी चौहान को दिया था। महाराज, अवनी चौहान ने सुहानी का चेहरा बिगाड़ दिया है। आपको सुहानी का बदला लेना ही होगा। जब महारानी ने अपने पति को आते देखा तो उनका पहले वाला घमंडी रवैया पलक झपकते ही गायब हो गया। वह फूट फूट कर रोने लगी और विलाप करते हुए बोली, उसने इतनी कम उम्र में ही अपने पति को खो दिया था जो पहले से ही काफ़ी दयनीय था, लेकिन अब उसका रूप भी। तुम रो क्यों रही हो? सम्राट सूर्यप्रताप ने त्योरियां चढ़ाईं। वह बेहद नाराज लग रहे थे। मुझे पहले पूरी बात का पता लगाना होगा। महारानी का चेहरा सुन्न पड़ गया और उन्होंने चुपचाप अपना सिर नीचे कर लिया, अपना पागलों जैसा रोना धोना बंद कर दिया। सम्राट ने दावत में मौजूद कुछ शाही कुलीनों से पूछताछ की और मामले की तह तक पहुंच गए। सम्राट का न्याय और पिता का बलिदान। मुझे लगता है कि चौहान परिवार की लड़की का वीर प्रताप सिंह की सुहानी के प्रति चाहत को विफल करने का फैसला एक बड़ी उपलब्धि है। महारानी के चेहरे के भाव बदल गए। महाराज, अवनी चौहान ने सुहानी का अपमान किया है। सम्राट सूर्यप्रताप ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। सुहानी अग्नि साम्राज्य की राजकुमारी है जिसका रुतबा बहुत ऊंचा है। खुद उसके अलावा और कोई उसका अपमान नहीं कर सकता। महारानी का चेहरा पीला पड़ गया। सम्राट के शब्दों में एक गहरा तंज छिपा था जिसका अर्थ था कि सुहानी एक विधवा के रूप में शांत रहने को तैयार नहीं थी। तो फिर तुहान कंगन के बारे में क्या? अवनी चौहान ने तुहान राज्य का सबसे कीमती खजाना चुराया और उसमें जहर भी मिलाया। हाँ, सम्राट सूर्यप्रताप रूखेपन से हंसे। उनके सौम्य चेहरे पर उपहास की एक झलक कौंधी। महारानी, अगर तुहान कंगन मेरे अग्नि साम्राज्य की एक 14 साल की लड़की के हाथों में इतनी आसानी से आ जाता है तो क्या तुहान राज्य दुनिया की नज़रों में एक मजाक नहीं बन जाएगा? महारानी लड़खड़ाईं और लगभग अपना संतुलन खो बैठी। क्या क्या होगा अगर यह सच हो? ऐसा होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। सम्राट सूर्यप्रताप ने दृढ़ता से कहा, मेरे अग्नि साम्राज्य के शाही परिवार के पास भी एक खानदानी निशानी है, अग्नि कंगन। मैं इसे कभी भी दूसरे देशों के हाथों में पड़ने की अनुमति नहीं दूंगा। यही बात तुहान कंगन पर भी लागू होती है। महारानी ने अपना होंठ काटा, अवनी चौहान की ओर इशारा किया और बेमन से कहा, तो फिर उसके हाथ में वह कंगन क्या है? अवनी चौहान की खूबसूरत आंखें ठंडी हो गईं और उसने महारानी को घूरते हुए कहा, मैंने आपको बताया था कि यह एक निशानी है जो मेरे पिता ने मेरे लिए छोड़ी थी। ये बुढ़िया इतनी जिद्दी क्यों है? क्या इसी बुढ़िया ने शाही पटरानी को पागल किया था? चूंकि यह प्रताप चौहान द्वारा उसके लिए छोड़ा गया था, इसलिए महारानी आपका इसमें इतना दखल देना अनुचित है। सम्राट सूर्यप्रताप ने महारानी की ओर उदासीनता से देखा। उनका लहजा सामान्य था, फिर भी इसने महारानी को डर से कंपा दिया। उस साल मैंने व्यक्तिगत रूप से एक अभियान का नेतृत्व किया था और प्रताप चौहान मेरी रक्षा करते हुए युद्ध के मैदान में शहीद हो गए थे। उनका शरीर भी नहीं मिल पाया था। और फिर भी आप, महारानी, उनके वंशजों पर लगातार दबाव बना रही हैं। महाराज, मुझे एहसास हो गया है कि मैं गलत थी। महारानी ने तुरंत घुटने टेक दिए और माथा टेक कर माफ़ी मांगी।
अवनी चौहान की कलाई पर बंधे कंगन को देखो, ये पूरी तरह से सुनहरे रंग का है। दूसरी ओर तुहान कंगन मिट्टी जैसे पीले रंग का है। अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें कई अंतर दिखाई देंगे। राजकुमारी सुहानी ने जल्दबाजी की। चून की वीर प्रताप सिंह ने अवनी चौहान का फायदा उठाया था, इसलिए इस बार सुहानी घायल हो गई। इसे एक सबक समझो। 5 राज्यों के शाही परिवारों द्वारा सौंपी गई ये चीजें पंचतत्व का प्रतिनिधित्व करती हैं। राजहंस राज्य का राजहंस कंगन गहरा लाल है। तुहान राज्य का तुहान कंगन मिट्टी जैसे पीले रंग का है। जिलेई राज्य का जिलेई कंगन आसमानी नीले रंग का है। जल तरंग राज्य का जल तरंग कंगन गहरे नीले रंग का है। अज्योरवुड राज्य का अज्योरवुड कंगन पन्ना हरे रंग का है। चौहान परिवार का इतिहास बहुत पुराना है। परिवार के पास कुछ अनूठी कलाकृतियां होना सामान्य बात है। चून की सम्राट सूर्य प्रताप ने पहले ही बहुत कुछ कह दिया था, इसलिए महारानी और राजकुमारी सुहानी स्वाभाविक रूप से कोई और हंगामा करने की हिम्मत नहीं कर सकी। अधिक से अधिक वे इसे अपने मन में ही रखेंगी। अवनी चौहान खुद को सम्राट सूर्य प्रताप की ओर कुछ और बार देखने से रोक नहीं पाए। ये सम्राट वास्तव में मेरे प्रति इतना पक्षपाती क्यों है? शाही पटरानी की दुखद स्थिति के कारण शुरुआत में उसके मन में सम्राट के लिए कोई अच्छी भावना नहीं थी। उसे केवल यही लगता था कि सम्राट एहसान फरामोश है। लेकिन अब ये देखकर कि 10 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी सम्राट सूर्य प्रताप को उसके पिता प्रताप चौहान का जीवनदान याद था, उसे एहसास हुआ कि यह सम्राट कोई पत्थरदिल इंसान नहीं है। राजकुमारी के घायल होने और जिसके जन्मदिन की दावत थी उसी के न होने पर दावत को जारी रखने का कोई मतलब नहीं था। सभी मेहमान चले गए। सगाई तोड़ने की कोशिश और भागते सम्राट। महाराज, अवनी चौहान नहीं गई। वह रुकी और उस दिशा में दौड़ी जिधर शाही बग्घी गई थी और कहा, इस तुच्छ सेविका को आपसे कुछ जरूरी मामलों पर चर्चा करनी है। सम्राट सूर्य प्रताप का दिमाग एक पल के लिए सुन्न हो गया। उन्होंने जबरदस्ती एक सौम्य मुस्कान बिखेरी और पीछे मुड़कर बोले, खैर, राजस्व मंत्री ने भी मुझे उत्तर पश्चिम में आपदा की स्थिति पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया है। चौहान परिवार की बेटी, हम इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। ही अवनी चौहान, हा, क्या चालाक इंसान है। वह तो बस वीर प्रताप सिंह के साथ अपनी सगाई तोड़ने के बारे में चर्चा करना चाहती थी। क्या सच में इतनी तेजी से भागने की जरूरत थी? महाराज, आपका जन्म जरूर खरगोश के वर्ष में हुआ होगा। दिव्य कंगन का खौफनाक जहर। महल से लौटने के बाद अवनी चौहान ने अपना सारा ध्यान उस अजीब दिव्य यंत्र कंगन पर केंद्रित किया। जहरीला पानी छिड़कना, वह भी इतनी भारी मात्रा में। मुलायम सोफे पर लेटे हुए उसने कंगन को 2 उंगलियों के बीच पकड़ा और रोशनी के सामने उसे बार बार देखा। शेंजी ड्रैगन, क्या तुमने अदृश्य होने के अलावा कोई नया कौशल खोज लिया है? ही सुंदर मालकिन, क्या आप जानना चाहती हैं? हाँ, मैं जानना चाहती हूँ। अवनी चौहान ने अपनी खूबसूरत आंखों को खतरनाक तरीके से सिकोड़ा। शेंजी ड्रैगन, तुमने अपनी मर्जी से जहरीला पानी छिड़क कर लगभग मुझे मार ही डाला था, क्या तुम्हें ये पता है? मुझे माफ कर दीजिए मालकिन। सुनहरा कंगन एक छोटे सुनहरे सांप में बदल गया, जो अवनी चौहान की चापलूसी करने लगा, अपनी पूंछ हिलाते हुए और प्यार से अपनी आंखें झपकाते हुए बोला। उस मनहूस राजकुमारी के हाथ बहुत बदबूदार हैं, मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके अलावा उसने आपको परेशान किया मालकिन, हमें उसे सबक सिखाना ही था। वह जहरीला पानी क्या है? अवनी को उस पानी की ज्यादा चिंता थी। कैसा जहरीला पानी? वह पानी नियति को बदल सकता है और भाग्य व दुर्भाग्य को नियंत्रित कर सकता है। ये 9 लोकों की दिव्य यंत्र स्वर्गीय नदी का पानी है। इसकी एक एक बूंद अनमोल है। अनगिनत साधक इसे पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। मुझे बेवकूफ़ बनाना बंद करो, ठीक है? अवनी चौहान ने अपनी आंखें घुमाईं। उसे ड्रैगन की एक भी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। अगर यह सच में वैसा ही है जैसा तुम कह रहे हो कि हर बूंद इतनी कीमती है, तो तुम केवल एक बार में पूरी बाल्टी भरकर कैसे छिड़क सकते हो? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम पूरी दिव्य यंत्र स्वर्गीय नदी के मालिक हैं। हम अमीर हैं और हम जो चाहें कर सकते हैं। बस करो, डींगे मारना बंद करो। दिव्य जल में मौजूद भाग्य, सौभाग्य और दुर्भाग्य की शक्ति बहुत शक्तिशाली है और इसमें अशुद्धियां व बुरी ऊर्जा भी शामिल है। यदि इसे बाहरी तौर पर इस्तेमाल किया जाए या किसी विशेष परिशोधन के बिना निगल लिया जाए, तो यह निश्चित रूप से गंभीर जलन और सड़ांध पैदा करेगा। उस दुष्ट राजकुमारी का चेहरा इसी वजह से जल गया था। छोटे ड्रैगन का राज, अच्छा, तो ये बात है, अवनी चौहान ने अचानक समझते हुए कहा। मैंने पहले दिव्य जल इसलिए नहीं निकाला था क्योंकि मुझे लगा था कि मालकिन, आप इसे नियंत्रित या परिष्कृत नहीं कर पाएंगी। हालांकि मालकिन, वह शिवांश सूर्यवंशी जिसे आप पसंद करती हैं। अवनी चौहान ने छोटे ड्रैगन को घूरा। उसकी आंखें तीखी और चेतावनी से भरी थीं। छोटा ड्रैगन डरकर पीछे हट गया और तुरंत अपने शब्द बदलते हुए बोला, मालकिन, आपका पुरुष रखेल शिवांश सूर्यवंशी एक बेहद कुशल औषधि निर्माता है। अवनी चौहान ने एक भौं उचकाई और कहा, तुम्हारा मतलब है कि दिव्य यंत्र जल को परिष्कृत करने के लिए शिवांश सूर्यवंशी को दे दिया जाए? हाँ,
हाँ हाँ, छोटा ड्रैगन उत्साहित लग रहा था और उसने बार बार सिर हिलाया। अवनी चौहान को अचानक एहसास हुआ, कोई अचरज नहीं कि जब तुम पहली बार शिवांश सूर्यवंशी से मिले थे तो इतने उत्साहित क्यों थे, तुम्हारी आंखें चमक रही थीं और इतनी लार टपक रही थी। ही मालकिन, मुझ पर मत हंसिए। छोटा ड्रैगन शर्मा गया और उसने अपना शरीर सिकोड़ लिया। दिव्य जल मेरा जन्मजात जल है। अगर कोई औषधि निर्माता इसे परिष्कृत करने में मेरी मदद करता है तो इसे लेने के बाद इसका असर सामान्य औषधियों से कहीं ज्यादा होगा। अगर मैं ज्यादा ताकतवर बनूंगा तो मैं आपकी बेहतर रक्षा कर सकूंगा। अवनी चौहान को अपने दिल में गर्माहट महसूस हुई। छोटे ड्रैगन ने दिव्य जल से उसकी रक्षा की थी, भले ही इससे राजकुमारी सुहानी घायल हो गई थी। हालांकि यह तरीका थोड़ा क्रूर था और इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा, लेकिन उसकी वफादारी यकीनन तारीफ के काबिल थी। सुंदर मालकिन, हिचकिचाए मत। परिष्कृत दिव्य जल का सेवन करने के बाद यह आपके लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। छोटे ड्रैगन ने बेसब्री से जोर देते हुए कहा, आप इसे पैसों के लिए बेचने के लिए भी बाहर ले जा सकती हैं। इसके कई फायदे हैं। शिवांश सूर्यवंशी की औषधि निर्माण कला। खैर ठीक है। अवनी चौहान ने शिवांश सूर्यवंशी को ढूंढा और उसे सारी बात बताई। 9 लोगों के ऊपर दिव्य यंत्र स्वर्गीय नदी। शिवांश सूर्यवंशी बेहद हैरान था, ये तो प्राचीन मिथकों और किंवदंतियों की बात है, ये सच में कैसे मौजूद हो सकता है। अवनी चौहान ने कंधे उचकाए, मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं। अगर शेंजी छोटे ड्रैगन ने ऐसा कहा है तो शायद ये सच ही है। बिल्कुल ये सच है। छोटे ड्रैगन ने अपनी अदृश्यता को खत्म किया, एक घेरे में कुंडलित हुआ और शिवांश सूर्यवंशी पर फुफकारते हुए बोला, पुरुष रखेलों को अपनी मालकिन की बातों पर सवाल उठाने की अनुमति नहीं है। शिवांश सूर्यवंशी ने अपनी तीखी आंखों को खतरनाक तरीके से सिकोड़ा। प्यारी अवनी का उस पर हुक्म चलाना एक अलग बात थी, कम से कम वह यह अपनी मर्जी से सहता था, लेकिन अब प्यारी अवनी का पालतू जानवर भी उस पर धौंस जमा सकता है और उसे आदेश दे सकता है। अगर अनंत ब्रह्मांड साम्राज्य के उन बूढ़े लोगों को इसके बारे में पता चला तो वे उस पर हंस हंस कर मर जाएंगे। खांसी, इस छोटे ड्रैगन के सामने थोड़ा रुतबा कायम करना जरूरी था। मेरे लिए तुम पर भरोसा करना मुश्किल नहीं है। बस इस दिव्य जल का थोड़ा और उत्पादन करो और मुझे इसकी जांच करने दो, उसने अनुरोध किया। ठीक है। शिवांश सूर्यवंशी ने अपनी मोफे आयामी अंगूठी से एक चांदी की थैली निकाली, उसे छोटे ड्रैगन के सामने रखा और कहा, तुम दिव्य जल यहाँ रख सकते हो। छोटे ड्रैगन के मुंह से स्पष्ट ठंडे पानी की एक धारा फूट पड़ी। अवनी चौहान की हथेली से एक लौ उठी और दूसरे हाथ से उसने चांदी की थाली को हल्का सा थपथपाया, जिससे पानी आग में खींच गया। चूंकि छोटे ड्रैगन ने कहा था कि दिव्य यंत्र जल में अशुद्धियां और बुरी ऊर्जा है, तो वह पहले इसे परिष्कृत कर ले। हिस, पानी की बूंदें लपटों में उबलने और लुढ़कने लगी, काले धुएं की लकीरें ऊपर उठीं और पानी की बूंदें तेजी से स्पष्ट और पारदर्शी हो गईं। अशुद्धियां देखते ही देखते गायब हो रही थीं। चांदी की थाली में लगभग 1 दर्जन बूंदें थीं। तपाए जाने के बाद वे एक ही बूंद में मिल गईं, आकार में सिकुड़ गईं और अधिक गाढ़ी हो गईं। अंततः लपटें गायब हो गईं और केवल एक छोटी सी बूंद बची, जो एक उंगली के नाखून के आधे हिस्से के आकार की थी और उसकी उंगली के सिरे पर तेजी से घूम रही थी। हे भगवान, मालकिन के पुरुष रखेल, आप वास्तव में पहली बार में ही सफल हो गए। छोटा ड्रैगन बहुत उत्साहित था और उसने उत्तेजना में एक धीमी गुर्राहट भरी। शिवांश सूर्यवंशी ने उस परिष्कृत पारदर्शी तरल को अपनी नाक के पास रखा, उसे धीरे से सूंघा और उसके होठों पर एक संतुष्ट मुस्कान छा गई। उसने कहा, फेंजी क्यूई का ये स्तर वास्तव में उल्लेखनीय है। शेंजी ड्रैगन की गुस्ताखी। तभी छोटा ड्रैगन अचानक अवनी चौहान के कंधे से कूदा, शिवांश सूर्यवंशी की उंगली के पो तक उड़कर गया और तेजी से उस परिष्कृत दिव्य जल की बूंद को चूस लिया। आह, कितना स्वादिष्ट, कितना ताजगी भरा। शिवांश सूर्यवंशी अंडस्को, मैंने 1000 सालों में इतना शुद्ध दिव्य जल नहीं पिया है। तस्क तस्क, यह अद्भुत है। मेरे लिए थोड़ा और परिष्कृत करो। ये कहते हुए छोटे ड्रैगन ने पानी की कई और धाराएं उगली, इस बार अधिक उदारता से पूरी चांदी की थाली को भर दिया। चलो, परिष्कृत करना जारी रखो। यदि तुम अच्छा बर्ताव करोगे तो मैं अपनी सुंदर मालकिन के साथ तुम्हारे रिश्ते को स्वीकार कर लूंगा। शिवांश सूर्यवंशी चुप रहा, उसकी खतरनाक तलवार जैसी भौहें फड़क उठीं। क्या प्यारी अवनी के साथ उसके रिश्ते को किसी ड्रैगन द्वारा स्वीकार किए जाने की जरूरत है? हाँ, तुम हिल क्यों नहीं रहे हो? शिवांश सूर्यवंशी चुप रहा। मालकिन के पुरुष रखेल, तुम मेरी आज्ञा की अवहेलना क्यों कर रहे हो? शिवांश सूर्यवंशी बस उसे चुपचाप देखता रहा। ये कैसी तिरस्कार भरी नजर है। आग का सबक और मालकिन का न्याय। शिवांश सूर्यवंशी के हाथ से धधकती आग का एक गोला उठा और एक झटके के साथ वह सीधे छोटे ड्रैगन के सिर पर उड़कर जा लगा, उसे तपाने और जलाने लगा। यह मुझे जला रहा है। बहुत दर्द हो रहा है। रुक जाओ, इसे रोको।
छोटे ड्रैगन के सिर पर आग लगी थी और वह जोर जोर से लुढ़क रहा था, ऐसे काम रहा था जैसे उसे दौरा पड़ गया हो, और रोते हुए बोला, वाह सुंदर मालकिन, कृपया मुझे बचाइए। आपके पुरुष रखेल ने बगावत कर दी है। अवनी चौहान ने उसे नहीं रोका, उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान खेल रही थी और बोली, शेन जी, तुम्हें उसके साथ थोड़ा और विनम्र होना चाहिए। जो तुम्हें उपहार देते हैं तुम उनके आभारी होते हो और तुम्हें उनके भोजन का मूल्य चुकाना चाहिए। तुमने कुंवर सूर्यवंशी द्वारा परिष्कृत दिव्य जल पिया, फिर भी तुम उस पर धौंस जमा रहे हो। यह अच्छी बात नहीं है। वह कभी भी शिवांश सूर्यवंशी को नीचा नहीं दिखाना चाहती थी। वह ये भी नहीं चाहती थी कि उसका अनुबंधित जानवर शिवांश सूर्यवंशी को नीची नज़र से देखे। क्या पुरुष रखेल और क्या महिला रखेल? पुरुष और महिलाएं मूल रूप से समान हैं। सिसकते हुए छोटे ड्रैगन के चेहरे से आंसुओं की 2 धारें बह निकलीं। ड्रैगन घमंडी होते हैं और वह अपनी सुंदर मालकिन के अलावा किसी और के सामने झुकना नहीं चाहता था। लेकिन ये शिवांश सूर्यवंशी बहुत शक्तिशाली था, आग का एक ही गोला उसे लगभग भस्म कर सकता था। मैं गलत था, मालकिन के पुरुष रखेल। आज के बाद मैं आपको किसी गुलाम की तरह आदेश नहीं दूंगा। शिवांश सूर्यवंशी ने आग वापस ले ली, उसके होठों पर एक संतुष्ट मुस्कान छा गई और उसकी आकर्षक आवाज़ लंबे समय तक गूंजती रही। वह बहुत खुश था, प्यारी अवनी उसकी तरफ थी। क्या इसका मतलब यह है कि प्यारी अवनी ने उसे स्वीकार कर लिया है? एक समान साथी की तरह स्वीकार कर लिया है। एक अनोखा सौदा और असहनीय बातचीत। बहुत बढ़िया, जो जानते हैं कि कब झुकना है वे ही बुद्धिमान होते हैं। शिवांश सूर्यवंशी ने चांदी की थाली में मौजूद सभी दिव्य जल को परिष्कृत और तपाया, लगभग 10 बूंद अर्क निकाला और वे सभी छोटे ड्रैगन को सौंप दिए। जब तक तुम अच्छा बर्ताव करोगे, मैं न केवल इसे मुफ्त में परिष्कृत करने में तुम्हारी मदद करूंगा, बल्कि अपनी सारी औषधि निर्माण कला भी तुम्हारी मालकिन को सिखा दूंगा ताकि वह भविष्य में इसे परिष्कृत करने में तुम्हारी मदद कर सके। सच में? अपने जले हुए लाल सिर के साथ छोटे ड्रैगन ने उत्साह से शिवांश सूर्यवंशी को घूरा, क्या तुम सच में ये सब मेरी सुंदर मालकिन को सौंपने जा रहे हो? जहां तक मैं जानता हूं, औषधि निर्माता बहुत कंजूस लोग होते हैं जिन्हें डर रहता है कि उनकी तकनीकें और नुस्खे दूसरों द्वारा सीख लिए जाएंगे। शिवांश सूर्यवंशी ने आधी मुस्कान के साथ छोटे ड्रैगन की ओर देखा, क्या मैं इतना कंजूस इंसान दिखता हूँ? मैं तो पहले से ही अपने शरीर के साथ प्यारी अवनी को अपना सब कुछ सौंपने के लिए तैयार हूँ, तो ये औषधि निर्माण के कौशल और नुस्खे क्या मायने रखते हैं? छोटे ड्रैगन ने पलकें झपकाईं, तो क्या आप सफलतापूर्वक उन्हें अपना शरीर सौंप चुके हैं? उस आदमी और ड्रैगन के बीच की बातचीत और भी अधिक असहनीय हो गई और अवनी चौहान अब शांत नहीं रह सकी। तुम दोनों, क्या कृपया यहाँ से दफा हो सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, दोनों ने एक स्वर में कहा। चाची का अंत तो हो गया और वीर प्रताप सिंह भी बुरी तरह फंस गया। शिवांश ने अपने जादू से ड्रैगन को भी अपना गुलाम बना लिया है और अवनी को अपनी सारी विद्या सिखाने का वादा किया है। दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ रही हैं। लेकिन क्या अवनी को अंदाज़ा है कि रखेल बनकर रहने वाले शिवांश की असली पहचान क्या है? जब दुनिया को इस अदृश्य ड्रैगन और शिवांश की ताकतों का सच पता चलेगा, तो क्या अवनी उसे संभाल पाएगी? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड।